गुड आफ्टरनून दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 2 का यूनिट 4 में का टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस। ओके, बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 पेपर 2 यूनिट 4 टॉपिक नेम फोटोसिंथेसिस। अब आज इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो हम इसमें कवर करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाई आर प्लांट्स ग्रीन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एंड आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस ये पॉसिबल है कि नहीं है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो आपने देखे होंगे कि मीन्स 8वीं 9वीं क्लास से आपने पढ़े होंगे या फिर 11th 12th में पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस का बेसिक है, जिसमें आपने रिएक्शन लिखा होगा 6CO2 + 6H2O इज इक्वल टू 6H12O6 + 6O2। मतलब आपने भी पढ़े होंगे कि प्लांट क्लोरोफिल के इस्तेमाल क्लोरोफिल के वजह से ज़मीन में से वाटर लेता है, एयर एटमॉस्फेयर में CO2 लेता है और अपना खाना बनाता है। ये आपने सीखा होगा। और CO2 लेके वो O2 रिलीज़ करता है। तो अगर हम इसको एक डेफिनेशन देंगे तो नॉर्मल डेफिनेशन इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो चाहे वो प्लांट्स हो या फिर चाहे कोई भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता है, जिसे किसी दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं खाना बनाने के लिए। खाना बनाने मतलब केमिकल मॉलिक्यूल बनाना जिसको ब्रेक डाउन करके एटीपी बना सके। ओके, ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल बनाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम शुगर खाते हैं, तो शुगर मतलब क्या है, हम प्लांट से लेते हैं, हम ऑटोट्रॉप नहीं है, हम अपना खाना खुद बनाते नहीं है, क्योंकि हम जो खाना पड़ता है शुगर, स्टार्च, लिपिड्स, प्रोटीन हम सब बाहर से लेते हैं। ओके, हम बाहर से लेकर उसको हम ऑक्सीडेशन करते हैं, हमारे बॉडी में क्रेब्स साइकिल एटीपी बनता है, क्रेब्स साइकिल के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है और उसके बाद में जाके एटीपी बनने के बाद हम वो एटीपी इस्तेमाल करते हैं हमारे एनर्जी के लिए। तो प्लांट खुद का एटीपी जो मतलब खुद का एटीपी तो बनाता है, लेकिन एटीपी कब कैसे बनाता है, वो एटीपी बनाता है दो तरीक़ों से, एक है फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या करता है, वो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, फोटो मीन्स फोटोन, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो एटीपी बनाता है और एटीपी बनाने के बाद उस एटीपी का इस्तेमाल करता है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, फिर या एक नॉर्मल अपना एनर्जी मॉलिक्यूल बनाने के लिए। फिर वो एनर्जी मॉलिक्यूल बनने के बाद वो एनर्जी मॉलिक्यूल को फिर वो क्रेब्स साइकिल में यूज़ करता है और रेस्पिरेशन करता है और फिर उसको ब्रेक डाउन करके वो फिर से एटीपी बनाता है। देखो दोस्तों, मतलब वो पहले फोटोफॉस्फोरेशन करता है, एटीपी बनाता है, उस एटीपी से इस्तेमाल से वो ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज बनाने के बाद वही ग्लूकोज वो ब्रेक डाउन करके रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के ज़रिए एटीपी बनाता है और फिर वो एटीपी अपने बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितनी भी उसकी बॉडी की रिएक्शन होंगी वो सारी रिएक्शन कराने के लिए वो एटीपी का इस्तेमाल करता है। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म यूज लाइट एनर्जी टू मेक शुगर एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दिए दोस्तों फिर से, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये होता है प्लांट्स में, अलगी में, सम प्रोकैरियोट्स मीन्स यूग्लिना इसका एग्जांपल है। एनाबॉलिक मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, दिस आर द टू प्रोसेस। वी कैन आल्सो डिफाइन फोटोसिंथेसिस एज ए एनाबॉलिक एंडरगोनिक रिएक्शन। ओके, फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक एंडरगोनिक रिएक्शन विच फॉर्म ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, चाहे जो भी हो, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और ग्लूकोज। ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स by using light energy, oxygen gas and by using light energy and carbon dioxide and water with the help of chlorophyll. ओके, तो ये अभी के अभी टाइम पे डेफिनेशन बनानी है। डेफिनेशन मतलब आपको बस ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है। आप अपनी डेफिनेशन खुद बना सकते हैं, कुछ ज़रूरत नहीं आपको कोई बड़े बुक्स पढ़ने की या कुछ अलग अलग साइंटिस्ट, आप अपनी डिफरेंस खुद बना सकते हैं। बस आपको वर्ड्स का चयन, आप वर्ड का सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने वर्ड्स इस्तेमाल किए कि इट इज़ ए एनाबॉलिक प्रोसेस, एंडरगोनिक प्रोसेस मतलब एनर्जी स्टोर करने वाली प्रोसेस। ओके, तो मैं डिफरेंस ही बना सकता हूँ कि इट इज़ द
chemical process, or it is a process, it is a sorry, it is anabolic endergonic mechanism or process which produce ऑक्सीजन, शुगर एंड ऑक्सीजन गैस, और आप उसके जगह लिख सकते हैं विच प्रोड्यूस ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। होगी डेफिनेशन। मतलब आपको डेफिनेशन बनाने के लिए मैंने कोई बुक्स या किसी साइंटिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने बस उसकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपने खुद के शब्दों में पिरोया, खुद के शब्दों इस्तेमाल करके डेफिनेशन बनानी। तो आप भी बस जो मेजर इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, एंडरगोनिक, एनाबॉलिक, बायो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल, ग्लूकोज, सुक्रोज, ऑक्सीजन, ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड है ये वर्ड आपके डेफिनेशन में आने चाहिए। ओके, तो फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन आपको अलग अलग बुक में अलग मिलेंगे, लेकिन उनका जो बेस है वो बेस क्या है कि जो ऐसी प्रोसेस जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के इस्तेमाल से विद और एनर्जी, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना बनाता है या एक ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये हो गया उसका बेस। अब आप इस बेस को आप अलग अलग डेफिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो नीचे एक इक्वेशन दी है, मैं इसे इक्वेशन कहूँगा, इट्स नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इट्स ए इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन मतलब ऐसा होगा कि कंटिन्यूस प्रोडक्ट बनना होगा, दो केमिकल एक दूसरे से मिलके बाद में कुछ, जैसे ए और बी मिलके सी बना है, या ए और बी मिलके ए बी बना होगा, तो इसमें ए और बी दोनों साथ मिल रहे हैं, तो मैं इसे केमिकल इक्वेशन रिएक्शन कहूँगा। लेकिन ये जो है 6CO2 + 6H2O गिविंग C6H12O6 + 6CO2, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन। अब कहेंगे सर क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मतलब पढ़ेंगे और सोचेंगे और याद करो अपने केमिकल ये फोटोसिंथेसिस, तो आपको कहीं भी ये पढ़ाने होगा कि CO2 और H2 एक दूसरे के साथ आते हैं, मतलब H2 और CO2 एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है। इनडायरेक्ट प्रोसेस मतलब पहले एक अलग प्रोसेस होती है, पहले होता है वाटर का ब्रेकडाउन होता है, वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस होता है। ओके, वाटर का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद उसमें से ऑक्सीजन फ्री होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन की मदद से हम ATP बनाते हैं, फिर हम वो ATP इस्तेमाल करते हैं CO2 फिक्सेशन करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस हो रही है साइड बाय साइड होती है। पहले हम H2O हाइड्रोलाइसिस होता है और ब्रेकडाउन होता है H2O का, फिर H2O ब्रेकडाउन होने के बाद, सॉरी हाइड्रोलाइसिस नहीं, फोटोलाइसिस, सॉरी मैंने गलत इस्तेमाल वर्ड किया, हाइड्रोलाइसिस नहीं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस मतलब विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वाटर का ब्रेकडाउन होता है, OH और सॉरी O2 और H रिलीज होते हैं। O2 जो निकलता है ऑक्सीजन हमें रिलीज मिलता है एयर में, तो वो ऑक्सीजन होता है H2O का, वो ऑक्सीजन होता है H2O का। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 6CO2 और H2O मतलब H2O और CO2 ये दो मॉलिक्यूल कभी भी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते हैं, ये अलग अलग रिएक्शन होती है। पहले ये फोटोलाइसिस होता है, फिर फोटोलाइसिस की मदद से ऑक्सीजन एक रिएक्शन होती है, फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 लाइट की मदद से, और फिर उससे बनता है ATP, और फिर वो ATP का इस्तेमाल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्शन करने के लिए इन केल्विन साइकिल। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक कंबाइंड प्रोसेस है। ये फोटो एक कंबाइंड प्रोसेस है, इसमें आप कोई भी रिएक्शन ऐसे कंटिन्यू नहीं होती है। ये एक फोटोसिंथेसिस मतलब है एक अलग अलग पार्ट्स बनी है, इसमें दो पार्ट्स के एक रिएक्शन है ये, कि पहले ATP बनाना, फिर उस ATP के इस्तेमाल से CO2 का फिक्सेशन करना इन ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल और CO2 का कन्वर्शन करना ग्लूकोज में। ये दो प्रोसेस है, तो हम दो प्रोसेस अलग अलग पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि सबसे बहुत बड़ा है कि हमें आज एनर्जी जो मिलती है खाने के जरिए, सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स हमारा खाना है, और सबसे ज़्यादा खाना जो दुनिया में कैसे मिलता होगा तो प्लांट से मिलता है। हमने जब दुनिया बनी, स्टार्टिंग में एनिमल और इंसान बने या ह्यूमन बींग बने, तो हम जब बने तो हमने पहले हम जब हमारी उत्क्रांति, हमारी उत्पत्ति हुई, तो हम पहले नॉन वेजिटेरियन थे। हम पहले कच्चा मांस खाते थे, फिर हमने फायर का इन्वेंशन किया, तो हम मांस को थोड़ा गर्म करके या जला के खाने लगे। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तब हमारे दांत बड़े थे, हमारी आँखें बड़ी थी, हमारे बाल बड़े थे, हाइट कम थी, हमारे नाखून बहुत बड़े बड़े होते थे, हमारे पंजे बहुत बड़े बड़े होते थे। फिर जैसे हमें खेती का हमने इन्वेंशन किया, हमने खेती का शोध किया, मतलब खेती करना चालू किया, तो हमने धीरे धीरे फिर नॉनवेज खाना कम कर दिया, फिर हमने प्लांट को उगाना चालू किया, फिर हमने प्लांट खाने लगे। तो आज
हमारे वर्ल्ड के 90% लोग खाने के लिए डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर और प्लांट ओरिजिन प्रोडक्ट्स के ऊपर। और ये सबसे बड़ी प्रोसेस है क्योंकि ये बैलेंस करती है पूरे एटमॉस्फेयर को। CO2 हमारे एटमॉस्फेयर से लेती है और O2 रिलीज़ करती है, ATP बनाती है। हमें आज जो ग्लूकोज मिलता है वो ग्लूकोज हमें ग्लूकोज प्लांट से मिलता है। ये कुछ इम्पोर्टेंस है। फिर से बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है एटमॉस्फेयर में से, इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। और इकोसिस्टम में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। इससे हमें अगर ऑक्सीजन जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर बढ़ेगा तो हमारा ऑक्सीजन का कन्वर्शन होगा ओजोन में, O3 में। तो जितना ज़्यादा O3 बनेगा उतना हमारे फ़ायदेमंद है। ये इसलिए है क्योंकि O3 एक लेयर के ऐसे काम करता है, मतलब सनलाइट से जो UV लाइट आते हैं या फिर जो हाई एनर्जी वाले रेज होते हैं, वो रेज हमारी ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें बचाती है। तो ऑक्सीजन के इंपॉर्टेंस हमें बॉडी में हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा है, इसलिए प्लांट जितने हम ज़्यादा लगाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। अब फोटोसिंथेसिस एंड साइड प्रोडक्ट्स, तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के साइड प्रोडक्ट्स मतलब सेल्यूलोज, मतलब जो भी प्लांट ग्लूकोज का कन्वर्शन बाद में अलग प्रोडक्ट में करता है वो हो गए उसके साइड प्रोडक्ट्स। मतलब जैसे हम कॉटन इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट्स है। पेपर, फाइबर्स, सेल्यूलोज ETC। हम जो फ्यूल के लिए लकड़ा इस्तेमाल करते हैं या फर्नीचर बनाने के लकड़ा इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम प्लांट्स ही बनाते हैं। तो प्लांट्स का हमारे इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आपको याद होना चाहिए, मतलब हमेशा जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो पहले ये सोचने का कि उसका मीनिंग क्या होता है टॉपिक का। मैं हर अपने लेक्चर में कहता हूँ कि जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते तो उसका मीनिंग पढ़िए। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मीन्स लाइट के ज़रिए कुछ सिंथेसिस करना। अब वो सिंथेसिस आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो आप केमिकल सिंथेसिस कर रहे हो, चाहे वो बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस कर रहे हो, चाहे ग्लूकोज सिंथेसिस कर रहे हो, मतलब फोटोन के जरिए कुछ तो निर्माण करना। सिंथेसिस मतलब निर्माण करना, सिंथेसाइज करना। ओके, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट मिलता है रहता है लीव्स के अंदर। ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर कम्स फ्रॉम क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट। देखो, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है वो करता है हमारा फोटोसिंथेसिस। ओके, मतलब ये वो पिगमेंट है जो हमारी सनलाइट अब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाता है। ये क्लोरोप्लास्ट का 3D स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा जो स्पेस है, खाली स्पेस मतलब डार्क स्पेस है, दो स्ट्रोमा के बीच में साइटोप्लाज्मिक और एक्वा स्पेस है, हम उससे कहेंगे स्ट्रोमा। थैलाकॉइड मतलब क्लोरोफिल के पिगमेंट जब एक दूसरे के ऊपर एक स्टैक, कॉइन के स्टैक के जैसे हम कॉइन एक के ऊपर रखते हैं, वैसे ये एक कॉइन मतलब एक थैलाकॉइड। ओके, और अगर एक कॉइन मतलब एक थैलाकॉइड, मतलब हमने ऐसे 4-5 कॉइन एक के ऊपर एक रख दिए तो वो एक दूसरे से जब जब कॉइन का एक बड़ा बंडल बन जाएगा तो हम उसे कहेंगे ग्रैनम। हम उसे क्या कहेंगे? ग्रैनम। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आप देखिए, एक लीफ है, लीफ के अंदर हमने सेक्शन 30 दिखाया है स्टोमाटा के जरिए। स्टोमाटा मतलब एक ओपनिंग होती है लीव्स के अंदर जहाँ से CO2 और O2 एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं। फिर वहाँ पे हमने एक मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट दिखाया, क्लोरोप्लास्ट में फिर मेसोफिल सेल्स है, फिर पैलिसेड टिश्यू है अलग अलग, और फिर उसके अंदर हमने 3D स्ट्रक्चर दिखाया आपको। क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड स्पेस, स्ट्रोमा एंड ग्रैनम। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, एक है परफोरिन रिंग और दूसरा है हाइड्रोकार्बन टेल, और उसे हम फाइटोल टेल भी कहते हैं। तो परफोरिन रिंग मतलब जिसमें सेंटर में मैग्नीशियम एक एज ए एक्टर चिलेटिंग एजेंट, एक नाइट्रोजन कंपाउंड है जहाँ पर अलग अलग रिंग होते हैं। एक परफोरिन केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर अगर चार पेंटागोनल नाइट्रोजन कंपाउंड से अटैच रिंग होंगी तो हम उससे कहते हैं परफोरिन रिंग। ओके, और ये 4 पेंटागोनल नाइट्रोजनस कंपाउंड जब एक दूसरे से अटैच होने के बाद सेंटर में एक मैग्नीशियम जैसे एटम से, जिसे हम चिलेटिंग एजेंट कहते हैं, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह है एक
कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तैयार होता है मैग्नीशियम और नाइट्रोजन में और बनता है परफेरिन रिंग। फिर परफेरिन रिंग को अटैच होती है हाइड्रोकार्बनिक टेल जिसे हम फाइटोल चेल कहते हैं, जो उस मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन से अटैच करती है। यह है हमारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। ओके, अब क्लोरोफिल ए हैज़ ए मीथेन एंड क्लोरोफिल बी हैज़ एनाल्डिहाइड। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने आर ग्रुप लिखा है एक ब्रैकेट में, उस आर की जगह अगर वहाँ पे अगर CH3 रहा आर की जगह तो वो हो जाएगा क्लोरोफिल ए। अगर उस CH3 की जगह अगर CHO रहा अल्डिहाइड ग्रुप, ओके CHO, तो वो हो जाएगा क्लोरोफिल बी। ओके, गॉट यू। अब प्लांट ग्रीन क्यों होते हैं? फिर से मैं कहता हूँ कि प्लांट ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट के एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है और सारी एनर्जी वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट करता है ओनली ग्रीन। वो क्या करता है? ग्रीन कलर ही रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें वो ग्रीन दिखता है। मतलब आप हमेशा याद रखिए कि जब कोई कलर दिखाता है, इसका मतलब ये है कि वो कलर, वो पिगमेंट या वो केमिकल, जैसे मैंने रेड कलर कहा, रेड कलर पेन का कलर होगा तो पेन क्या करता है? वो पेन सनलाइट में का, आपने देखा सनलाइट मेड अप ऑफ, एक लाइट मेड अप ऑफ 7 कलर विग बी आर। ओके, आपने पढ़ा होगा विग बी आर। ओके, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, विग बी और येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो 7 कलर होते हैं, ये 7 कलर में से वो कुछ कलर ऑब्जर्व करता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है। तो जो ऑब्जर्व करता है वो हमें दिख नहीं पड़ता, जो रिफ्लेक्ट करता है वो दिखता है, इसलिए हम उसे कहें वो हमें वो कलर दिखता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट सारे कलर ऑब्जर्व कर लेता है वाइट लाइट के और ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो ग्रीन दिखता है। देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ कि प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज द ग्रीन वेवलेंथ इज रिफ्लेक्टेड नॉट एब्जॉर्ब्ड। क्लोरोफिल पिगमेंट हार्वेस्ट एनर्जी बाय ऑब्जर्विंग सर्टेन वेवलेंथ, और जो एनर्जी वो इस्तेमाल करता है अपना ATP बनाने के लिए, वो ATP वो वेवलेंथ है ब्लू एंड रेड वाली। मतलब ब्लू मतलब 420 नैनोमीटर और रेड मतलब 660 नैनोमीटर। तो ये है विजिबल लाइट के विग बी और विजिबल लाइट के साथ ये वेवलेंथ। ओके, अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग कलर दिखाई पड़ता है। तो 420 वेवलेंथ पे नैनोमीटर पे हमें ब्लू कलर दिखेगा और 760 नैनोमीटर पे हमें रेड कलर दिखेगा। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर आप ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में तो आप, ये है एक लाइट का स्पेक्ट्रम। पहले सबसे स्टार्ट करते हैं शॉर्ट वेव से। शॉर्ट वेव का एग्जांपल है रेडियो, FM रेडियो। फिर उसके बाद माइक्रोवेव, ये है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के बाद आते हैं इंफ्रारेड वेव्स। ओके, फिर इंफ्रारेड वेव्स के बाद आती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के बाद आती है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बाद आती है एक्सरेज। एक्सरेज के बाद आती है गैमा रेज। ओके, ये हो गया एक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आप ध्यान से देखेंगे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब रेड के पहले, इसलिए इंफ्रारेड। और अल्ट्रावायलेट मतलब वायलेट के बाद में। ओके, अल्ट्रा वायलेट, जैसे हम अल्ट्रा वायलेट, तो वायलेट के बाद में और वायलेट के पहले अगर कोई लाइट होती होंगी तो हम उसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। यह है क्लोरोफिल का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ग्रीन एंड रेड एंड ब्लू कलर ऑब्जर्व करता है, देखिए। और अब बाद में फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हमारी जो बेसिक प्रोसेस होती है, ये होती है 2 अलग अलग विभागों में, और इसके 2 प्रकार होती है इस प्रोसेस के। एक रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और दूसरी होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब 2 स्टेज में होती है। एक स्टेज है लाइट डिपेंडेंट स्टेज और दूसरे लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज। लाइट डिपेंडेंट स्टेज मतलब जहाँ पे हम सनलाइट का इस्तेमाल कर ATP बनाते हैं, मतलब प्लांट्स ATP बनाते हैं। ओके, उसे कहते हैं लाइट डिपेंडेंट स्टेज। और फिर उस ATP और उसमें जो लाइट डिपेंडेंट स्टेज में जो कुछ केमिकल्स बने हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर बने हैं या फिर ATP बने हैं, उनका इस्तेमाल करके हम जब कार्बन फिक्सेशन करते हैं, वो होती है लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज। जहाँ पर हम लाइट का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पे होता है बस कार्बन फिक्सेशन, तो इसे कहते हैं हम लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज। तो लाइट डिपेंडेंट स्टेज की फिर 2 डिवीजन है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम है। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप को कन्वर्ट करना, ADP का कन्वर्शन करना ATP में, या फॉस्फेट एक दूसरे से अटैच करना। लेकिन कैसे अटैच करना है? विद द हेल्प ऑफ फोटोन मीन्स लाइट। लाइट के जरिए ATP बनाना, हम उसे कहते हैं
फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर ऑक्सीजन के जरिए हम एटीपी बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो हमारे बॉडी में होता है और प्लांट की बॉडी में भी होता है। ओके। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मतलब कार्बन फिक्शन करना, उसके भी 3 रिएक्शन है। जो बेसिक रिएक्शन वो है C3 साइकिल, फिर है C4 साइकिल और बाद में कैम पाथवे। तो बेसिक रिएक्शन C3 साइकिल इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कैम पाथवे और C4 पाथवे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब पहला है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। पहला है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है ये टेक्स प्लेस इन थैलाकॉइड्स, मतलब जहाँ पे क्लोरोफिल होता है। रिक्वायर्स लाइट, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द एंड प्रोडक्ट्स, रिड्यूस एनएडीपी एंड एटीपी। मतलब अगर ये जो रिएक्शन होती है लाइट डिपेंड, ये डिपेंड होती है कि आपके प्लांट्स के सेल में कितनी एनएडीपी और कितनी एटीपी है। अगर उसके प्लांट के सेल में एटीपी होंगे नॉर्मल तो रिएक्शन का रेट कम होता है, अगर एटीपी नहीं होंगे तो लाइट अब्जॉर्बन रिएक्शन ज़्यादा होता है। ये देखिए लाइट साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। सनलाइट की जब एनर्जी गिरती है तो सनलाइट के इसमें एनर्जी में काफ़ी एनर्जी होती है सनलाइट में, वो फोटो सिस्टम 2 में जब पड़ती है, ऑब्जर्व करती है फोटो सिस्टम 2, मतलब एक एंटीना पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो पिगमेंट जैसे ही उस पर गिरता है तो वहाँ से उसका जो मॉलिक्यूल है, केमिकल मॉलिक्यूल कौन सा, फोटो सिस्टम 2 का, या फिर वो पिगमेंट अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी मिलने की वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। वो अपने को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है वो इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए पास होकर फोटोसिस्टम 1 पे पहुंचता है। फोटोसिस्टम 1 फिर उस इलेक्ट्रॉन को और आगे पहुंचाती है और एंडिंग में बनते हैं NADPH और ATP। इसे हम कहते हैं जेड स्कीम। अगर आप देखोगे आज से तो यहाँ पे एक उल्टा ऐसा आड़ा जेड दिखेगा आपको, और ये जो ब्लू कलर्स में आपको गोल गोल दिखे है ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर है। पहले है यूबिक्विनॉन, फिर है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, फिर प्लास्टोक्विनॉन, या ऐसे रिएक्शन चेन बढ़ते हैं। यहाँ पर है फोटोसिस्टम 1 में है फेरोडॉक्सिन, FDH, ओके, FQ। इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन जंप होते होते एंडिंग में उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है NADP और वो बन जाता है NADPH। अब जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया, कहाँ का, पिगमेंट का, तो रिएक्शन हम उसे कहेंगे रिएक्शन सेंटर और एंटीना पिगमेंट, और हम उसे कहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC। अब इस LHC में से जब उस LHC के कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब सनलाइट की लाइट पड़ती है तो उसका इलेक्ट्रॉन जंप होकर आगे चला जाता है। इसका मतलब है अभी उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, वो अनस्टेबल हो गया, और हमें ये रिएक्शन कंटिन्यू करनी है। तो रिएक्शन कंटिन्यू करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन देना ज़रूरी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन मिलता है H2O के ब्रेकडाउन से। H2O का मतलब वाटर का फोटोलाइसिस होता है और हाफ O2 बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है, 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे LHC के पास, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास, फिर से उसे हम स्टेबल कर देते हैं। हाफ O2 से फिर O2 रिलीज़ हो जाता है, और ये 2H पॉजिटिव है, ये 2H पॉजिटिव आप देखेंगे NADP को मिल जाता है। NADPH 2 पॉजिटिव 2H है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, और बन जाता है 2 NADPH। ओके, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ATP बन रहा है। ATP क्या बनता है, जब ये पहला फोटोसिस्टम 2 में से आप स्टार्ट करेंगे तो जो ब्लू कलर की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दिख रही है आपको, ओके, 3 लिखा है, 1 2 3 4, तो 3 और 4 में हम ATP बनता है, और 5 6 7 में इलेक्ट्रॉन जंप होता है, और 7 to 8 स्टेज में NADPH बनते हैं। तो ये NADPH और ये यहाँ पर बना हुआ ATP हम आगे इस्तेमाल करते हैं कार्बन फिक्सेशन के लिए। तो एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ मैं कि सनलाइट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से भी गिरती है, मतलब फोटोसिस्टम 2 वहाँ पे गिरते हैं, मतलब वो ऑब्जर्व करता है। फिर पिगमेंट ऑब्जर्व करने के बाद पिगमेंट जब हाई एनर्जी वेवलेंथ अपने आप ऑब्जर्व करता है तो वो एक्साइट स्टेट में चला जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर देता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है। वो एक्सेप्ट करके धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन फिर हायर टू लोअर एनर्जी ट्रांसफ़र करते जाता है। फिर जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर जंप करता है तो कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है। जैसे हम कहते हैं कि जब ऊंची जगह से जब नदी का पानी गिरता है तो जब पानी नीचे से ऊपर गिरता है तो कुछ मात्रा में वो एनर्जी रिलीज़ करता है। ओके, ये एक एग्जांपल है। तो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी हम
इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर टाइडल एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम इस्तेमाल करते हैं ये एनर्जी बनाने के लिए। उसी तरह से ये एक पावर प्लांट है जहाँ पर सनलाइट का इस्तेमाल कर रहा है पावर प्लांट। यहाँ पे पावर जो मिल रहा है वो एटीपी से मिल रहा है, तो हम इसे कहेंगे एटीपी पावर प्लांट। क्या कहेंगे? एटीपी पावर प्लांट। मतलब जो लीफ हो गया, लीफ क्या हो गया हमारा, सॉरी क्लोरोफिल क्या हो गया हमारा, एटीपी पावर प्लांट। ओके, हमारा लीफ जो हो गया वो एटीपी पावर प्लांट हो गया। और अलग अलग सेक्शन अलग काम कर रहे हैं। एक सेक्शन है लाइट फोटोस्टीम 2 जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, सॉरी सनलाइट एक्सेप्ट करता है। फिर वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चल जाते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर एनर्जी में जो जंप करते जाते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। फिर वो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं एटीपी नाम के एंजाइम एटीपी बनाने के लिए। फिर एडीपी से एटीपी बनते हैं। फिर वो एटीपी हम स्टोर करके रख देते हैं। फिर से वो इलेक्ट्रॉन जाता है फोटोस्टेम 1 के पास। फोटोस्टेम 1 जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है वो 2 इलेक्ट्रॉन वो आगे ट्रांसफ़र करता है। आगे ट्रांसफ़र करने के बाद एंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जो स्टार्ट हुआ था 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, फोटोस्टेम 2 में से, वो इलेक्ट्रॉन एंडिंग में मिलता है एनएडीपी को। और एनएडीपी बन जाता है एनएडीपी निगेटिव, 2 निगेटिव। तो उसको स्टेबल करने के लिए फिर वाटर में से 2H पॉजिटिव निकलते हैं और वो एनएडीपी हमारा बन जाता है स्टेबल और वो बन जाता है एनएडीपी समझ गया? ओके, देखिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मैंने कहा कि जो आपको कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर चेन है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर चेन मेम्ब्रेन के ऊपर रहती है। जैसे ही फोटॉन्स गिरते हैं उसका 2 इलेक्ट्रॉन जंप होते हैं। आप देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जंप हो गए। ओके, फोटॉन्स के पास से 2 इलेक्ट्रॉन जंप हो गए। फिर जो जंप होने के बाद जो सबसे पहला एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट वो है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन वो एक्सेप्ट करता है। फिर वहाँ से वो 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को देता है। जब प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोसाइनिन के पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तब उसमें से रिलीज़ होते हैं H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव अंदर से बाहर जाते हैं, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनता है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हाइड्रोजन पंपिंग करता है। जब हाइड्रोजन मतलब जब बाहर हाइड्रोजन पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं और अंदर कम हो जाते हैं तो बाहर से अंदर हाइड्रोजन आने की कोशिश करते हैं। जब बाहर से हाइड्रोजन अंदर आते हैं तो एक केमियोऑस्मोसिस रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी एटीपी नाम का पंप मोटर है वो इस्तेमाल करता है और एटीपी नाम का मोटर पंप फिर एटीपी बनाता है। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए पिंक कलर में एटीपी नाम की मोटर पंप है। एटीपी सिंथेज नाम का हाइड्रोजन पॉजिटिव जब सेल में ज़्यादा बढ़ जाता है H पॉजिटिव तो ये सेल में से बाहर जाने की कोशिश करता है। जब ये H पॉजिटिव बाहर, क्योंकि आपको पता है कि जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर या अंदर कोई केमिकल कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा हो जाता है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो एक तो अंदर से बाहर आता है या बाहर से अंदर आता है। हम उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब ट्रांसफर ऑफ केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए जब कोई केमिकल हायर टू लोअर ट्रांसफर होता है तो हम उसे कहेंगे ऑस्मोसिस। यहाँ पर जो ट्रांसफर होते हैं केमिकल ट्रांसफर होते हैं हाइड्रोजन, तो ये हो गया केमियोऑस्मोसिस। ये केमियोऑस्मोसिस फिर क्या बनाती है, एटीपी बनाती है। क्या बनाती है, एटीपी। क्योंकि वो जो मोटर है एटीपी सिंथेस नाम की मोटर वो घूमती है, किसकी वजह से घूमती है, जब हाइड्रोजन अंदर से बाहर जाते हैं तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिलीज होती है और इसके जरिए वो मोटर घूमती है एटीपी सिंथेस नाम की। और वो क्या करती है कि एडीपी और पीआई को मिलाकर एटीपी बनाती है। और फिर ये एटीपी और ये एनएडीपीएच वो जाते हैं केल्विन साइकिल में कार्बन फिक्सेशन के लिए। और फिर ये जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है प्लास्टोसिन का वो जंप होता है हमारा फोटोसिस्टम 1 के ऊपर। फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होता है फेरोडॉक्सिन के ऊपर। फिर फेरोडॉक्सिन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है हमारा एनएडीपीएच और बनते हैं वो एनएडीपीएच। ओके, तो इस तरह से इस एक कंटिन्यू पूरी रिएक्शन होती है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। कहाँ पर होती है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जो ये हो गया मैंने आपको बेसिक बताया। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। नॉन साइक्लिक मतलब जब इलेक्ट्रॉन जिस जगह से गया, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन देखो फोटो सिस्टम 2 में से जो इलेक्ट्रॉन जंप होके एडीपीएच को मिल जाएगा और वो इसको वापस नहीं मिलेगा। किसका, फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम को वापस नहीं मिलेगा। वो इलेक्ट्रॉन जहाँ से गया है वो वहाँ पर नहीं आते हुए कोई अलग जगह कोई अलग इस्तेमाल एनएडीपीएच एक्सेप्ट कर लेगा।
हम उसे कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जहाँ से जंप होता है उस वहीं पे वापस घूम के आता है, तो हम उसे कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। जैसे फोटो स्ट्रीम 1 में इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन जंप होके अगर वापस आ गया फोटो स्ट्रीम 1 के पास ही, तो हम उसे कहेंगे साइक्लिक रिएक्शन। ओके, अगर फोटो स्ट्रीम 2 में से इलेक्ट्रॉन वापस होके जंप होके फिर से फोटो स्ट्रीम 2 में आ गया, वाटर के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम उसे कहेंगे साइक्लिक। लेकिन इलेक्ट्रॉन जंप होके वही इलेक्ट्रॉन उसको वापस नहीं मिला, तो हम उसे कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। ओके, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में 2 फोटो सिस्टम होती है, फोटो स्ट्रीम 2 एंड फोटो स्ट्रीम 1। ओके, P680 और P700। तो ये जो फोटो सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन साइक्लिक, मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो वापस नहीं आता है, फिर वो उसको इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस करता है वो कौन देता है बैलेंस करने के लिए? ये स्टोर देता है। इन प्रोडक्ट्स क्या होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के? NADP होता है, ATP होता है और ऑक्सीजन होता है। ये देखिए नॉन साइक्लिक रिएक्शन, फोटो स्ट्रीम 2 का H2O का हाइड्रोलाइसिस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन फोटो स्ट्रीम 2 को मिले, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन फिर वही इलेक्ट्रॉन जंप हुए, 2 इलेक्ट्रॉन फिर वो फिर ATP मतलब ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया, फिर वो इलेक्ट्रॉन 2 फोटो स्ट्रीम 1 को मिला 7 नैनोमीटर, फिर वहाँ के इलेक्ट्रॉन फेडोक्सिन को मिला, फिर एंडिंग में वही इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया? NADP ने, और NADPH बन गया। मतलब जो वाटर से जो इलेक्ट्रॉन निकले 2 इलेक्ट्रॉन वो वापस वाटर को नहीं मिले, या फिर फोटो स्ट्रीम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो फोटो स्ट्रीम 2 को वापस नहीं मिले, तो हम इसे कहेंगे नॉन साइक्लिक। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होता है फोटो स्ट्रीम 1 में ओनली 700 नैनोमीटर पे, एंड प्रोडक्ट इज ATP ओनली। यहाँ पर क्या होता है कि फोटो स्ट्रीम 1 में से इलेक्ट्रॉन जंप होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद फिर से वापस फोटो स्ट्रीम 1 में आता है। मतलब यहाँ पर NADPH नहीं बनता है, बस बनते हैं ATP। क्या बनता है? ATP। तो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेज, लाइट डिपेंडेंट स्टेज। और लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के इतना ही याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस ए टू स्टेज प्रोसेस। वन इज लाइट डिपेंडेंट स्टेज, अनदर इज लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज। लाइट डिपेंडेंट स्टेज मतलब 2 प्रोसेस होते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। लाइट डिपेंडेंट स्टेज में क्या होता है? ATP बनते हैं, NADPH बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और वाटर का फोटोलाइसिस होता है। ओके, तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन मतलब लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज।